ठीक है भाई। तो विल अगेन स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। ठीक है भाई। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि कार्बोनिल ग्रुप क्या है। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप जब हमारे पास सी डबल बॉन्ड हो है तो हम उसे कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं, राइट। और असाइल ग्रुप क्या होता है? ये आर सी डबल बॉन्ड। यहाँ पे आर जो है एल्काइल ग्रुप हो सकता है या अराइल ग्रुप हो सकता है। अराइल ग्रुप का क्या मतलब है कि एक बेंजीन होगी और उस पे कोई भी एक और ग्रुप हो सकता है, समझ रहे हो ना। उस पे अलग से मेकअप हो सकता है, CH3 लगा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सिर्फ बेंजीन भी हो सकती है। एराइल इन जनरल एक हम ग्रुप एज्यूम करके चलते हैं, ठीक है। तो असाइल ग्रुप ये हो गया, ठीक है। सो दिस इज अराइल ग्रुप। तो ये इनको इस पूरे पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? असाइल ग्रुप, ठीक है। तो कार्बोनिल ग्रुप हो गया, असाइल ग्रुप हो गया। देखो, अब हम, मैंने बोला हुआ है कि हमारा सबसे पहला काम ये होता है कि हम फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करते हैं, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि क्या उस फंक्शनल ग्रुप के अराउंड उस कार्बन पे क्या पोलैरिटी है, वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं कि उसकी जनरल क्लास ऑफ रिएक्शन क्या है। तो जनरल क्लास ऑफ रिएक्शन के लिए हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कार्बन पे डेल्टा प्लस है, यहाँ पे भी कार्बन पे डेल्टा प्लस है, राइट। ऑक्सीजन पे डेल्टा माइनस है, डेल्टा माइनस है। तो इन्होंने दो तरीके से ब्रेक किया हुआ है। हमने कहा कि अगर एक केस में ये जो Z है वो या तो एल्काइल ग्रुप हो या अराइल ग्रुप हो, ठीक है, इन जनरल कुछ भी कार्बन से जुड़ा हुआ बेसिकली या हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ, तो इस केस में ये जो होंगे ये क्या हो जाएंगे? एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हो जाएंगे, राइट। और अगर, और दूसरा केस क्या है कि Z जो लगा हुआ है दैट इज एन एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। सी, when Z is R or H, it means that this carbon is attached to another carbon or hydrogen, so they have the similar electronegativities, ठीक है। और एक केस में ऐसा, जो टॉप केस है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स का है, ठीक है, जो हम लोग अभी इस लेक्चर में करेंगे, उसमें क्या है? Z इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है भाई। Z क्या है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू द कार्बन है, ठीक है। तो ये डिस्टिंक्शन है इसमें, ठीक है। और ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये असाइल ग्रुप है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है, लास्ट लेक्चर में भी हुआ था। अब फिर से जनरल क्लास ऑफ रिएक्शन पे हम लोग आ रहे हैं। हमने कहा कार्बोक्सिलिक एसिड को देखो, चाहे एस्टर को देखो, चाहे क्लोराइड को देखो, चाहे NH2 और एमाइड को देखो, ये रहे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हमारे पास जो Z है, ठीक है, हम देख सकते हैं कि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। क्या है वो? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। ये देखो, यहाँ पे भी ऑक्सीजन लगा है, यहाँ क्लोरीन लगा है, यहाँ नाइट्रोजन लगा हुआ, ठीक है। तो इमिडिएटली जो आर सी डबल बॉन्ड हो Z है, तो ये Z क्या है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो हम इनको कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है, दीज आर द कार्बोनिल कंपाउंड्स विद ग्रुप्स दैट कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ न्यूक्लियोफाइल। मतलब एक Z माइनस आएगा तो इनको रिप्लेस कर सकता है, ठीक है। इस केस में जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है Z माइनस, कुछ भी जनरल हमने बोल दिया है Z माइनस है, तो वो क्या करेगा? Z माइनस आके ये जो येलो वाले ग्रुप्स हैं इनको रिप्लेस कर सकता है, इनकी जगह पे Z लग जाएगा, ठीक है। ये है सिचुएशन, ये हम कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिचुएशन है। अब थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं भाई नेक्स्ट वाले में क्या है। तो अगर आप इनको कंसिडर करोगे, ठीक है, तो इस केस में क्या है? फिर से देखें तो भाई यहाँ पे तो अगर हाइड्रोजन लगा हुआ है तो एल्डिहाइड है, और एक और ही एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है तो हम उसे कीटोन बोल देते हैं। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि Z माइनस आएगा और H या R को रिप्लेस कर पाएगा। ऐसा कोई भी दुनिया में अभी माई का न्यूक्लियोफाइल पैदा नहीं हुआ है भाई, जो इधर आएगा और हाइड्रोजन या R को रिप्लेस कर देगा, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो हम ही डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं ना, क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड अगर इतने आराम से ब्रेक हो जाता है या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाता तो पॉलीथाइन पॉलीथाइलिन जो, ठीक है, हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, बैग्स की तरह, वो डिसइंटीग्रेट ही नहीं हो पाते, मतलब कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं टूट टूट पाता है, ठीक है।
तो यानी एक Z माइनस को आने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा या ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तभी तो वो आके यहाँ पे रिप्लेस कर पाएगा। और मैंने अभी भी बताया कि ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप देखते हो पॉलिथीन जो है वो डिग्रेड नहीं हो पाता, लेकिन ये तो रीजन कोई खास हुआ नहीं, ठीक है। तो अगेन वी कम टू दिस ग्रैंड रूल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि हमने देखा हुआ है अल्काइल हैलाइड्स में भी, कि वीकर द बेस बेटर इट इज एज अ लिविंग ग्रुप, जितना वीक बेस होगा उतना ही वो बेटर लिविंग ग्रुप होगा। तो अब क्या कर रहे हैं, अब हम कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स में कार्बोनिल ग्रुप के केस में हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं कि लिविंग ग्रुप कौन सा है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि लिविंग ग्रुप कौन सा है, यही रहने देता हूँ या ये कर लेता हूँ, ठीक है। तो लिविंग ग्रुप कौन सा है इस केस में, जब ऐसे ही लीव करेगा ना भाई, हेलोजन अपने एटम इलेक्ट्रॉन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो सारे के सारे ऐसे ही लीव करेंगे, मतलब Cl पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, इस पे क्या आएगा, R डैश O माइनस आएगा, इस पे क्या आएगा, HO माइनस आएगा, इस पे क्या आएगा, NH2 माइनस आएगा। तो हम देख सकते हैं कि हर केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे जो लिविंग ग्रुप है, ठीक है, हमारे पास क्या आ गया, Cl माइनस, RO माइनस, HO माइनस, NH2 माइनस, ठीक है। तो इसका कॉन्जुगेट एसिड हम कैसे जनरेट करते हैं, हमने कहा था कॉन्जुगेट एसिड जनरेट करने के लिए आप उसमें H प्लस ऐड करते जाइए, तो मेरे पास इनके कॉन्जुगेट एसिड्स आ जाएंगे, राइट, ये रहे H प्लस ऐड करते ही मेरे पास ये कॉन्जुगेट एसिड आ गए। अब मैं इनके पीके को कंपेयर करूंगा, HCl इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, पीके लेस देन 0 मींस इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। तो पीके -7 है तो इसका मतलब है HCl इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, कॉन्सिक्वेंटली Cl माइनस इज अ वेरी वीक बेस, है ना। अगर वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, इट इज वेरी वीक, राइट। और फिर से अब हम आ रहे हैं अल्कोहल का पीके, ये आपको ध्यान होना शुरू हो जाना चाहिए, 15 से 16 के बीच में वाटर और अल्कोहल एक ही, ठीक है, देख ही रहे हो, 15 to 16 के बीच में। और फाइनली यहाँ पे NH2 माइनस जो लिविंग ग्रुप है, NH3 है, इसका पीके इज क्वाइट हाई, 36, ठीक है। तो यार इसको भी हम लीव करा पा रहे हैं, लेकिन ये तो पोटेंशियली इट इज एक्चुअली अ बेस, राइट, अमोनिया इज अ बेस। तो इसको कैसे हम लीव करा पा रहे हैं, तो ध्यान से देखें, इन्होंने यहाँ पे स्टार बनाया हुआ है, ठीक है। तो स्टार का क्या मतलब है, स्टार में वो ये कहना चाह रहे हैं कि इसको हम तभी लीव करा पाते हैं जब पहले लिविंग ग्रुप को हम NH3 में कन्वर्ट करा दें, मतलब अगर मैं इसे पहले इनिशियली एक एसिड दे के प्रोटोनेट करा लूं, तब ये मेरे पास इस तरह का बन जाएगा, RCONH3 प्लस, और अब इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या हो जाएगा, NH4 प्लस, विच इज अ डिसेंटली स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने यहाँ पे ये लगाया हुआ है कि भैया इसे डायरेक्टली हम ऐसे नहीं लीव करा सकते हैं, ठीक है, और इसके लिए हमें पहले प्रोटोनेशन करानी पड़ेगी। ऑल इन ऑल हमारे पास अभी क्या सिचुएशन है कि जब भी असाइल ग्रुप के पास Z एक ऐसा होगा जो कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा कार्बन के, तब इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल आके उसे रिप्लेस कर सकता है। अगर एल्डिहाइड कीटोन में देखें तो लिविंग ग्रुप क्या होगा, H माइनस, और यहाँ पे इसका क्या है, H2। अरे बाप रे बाप, यहाँ पे तो इसका पीके 35 है। अब आप ये भी पूछ सकते हो अगर जागे हुए हो कि इसका 36 है, इसका 35 है, तो इसमें क्यों नहीं रिप्लेस हो रहा है, ये तो और वीक बेस है। ऐसा इसलिए है बच्चों क्योंकि ये एच बेचारा कभी प्रोटोनेट नहीं हो पाएगा, हम तो इसको इसको लॉलीपॉप दे देंगे कि बेटा ये लॉलीपॉप है ना, लॉलीपॉप लेते ही क्या हो गया, ये RCONH3 प्लस बन गया, तो ये गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन के पास, बेचारे के पास लोन पेयर ही नहीं है, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर ही नहीं है, तो हम इसका प्रोटोनेशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम इसे लॉलीपॉप देके गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करा के बाहर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, पहली चीज तो ये होगी। और ऑब्वियसली आर ग्रुप है तो R माइनस, और हम बात कर चुके हैं अभी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, R माइनस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। तो जब वो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है तो कोई ऐसा न्यूक्लियोफाइल बना ही नहीं है जो उसे बाहर निकाल दे। और H माइनस को क्यों नहीं बाहर निकाल सकते, बिकॉज वी कैन नॉट कन्वर्ट इट इनटू अ गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो यानी कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स हैं, उनके लिए जो जनरल क्लास ऑफ रिएक्शन है, जनरल क्लास ऑफ रिएक्शन हमने बोला हुआ है, तुरंत हम क्या करेंगे, जब भी मैं पूछूंगा कि आपसे कि भैया जनरल क्लास ऑफ रिएक्शन क्या है, तो आप दो वर्ड में आंसर देंगे। पहला वर्ड यहां से चूज होता है, इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक, फिर सेकंड होता है एडिशन या सब्स्टिट्यूशन, तो चार कॉम्बिनेशन बनेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो अगर मैं RCOZ को कंसिडर करूं जहां पे ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हम क्या बोल देंगे कि कार्बन पे डेल्टा प्लस है भाई,
तो कार्बन पे डेल्टा प्लस है तो इसके पास क्या आएगा, इलेक्ट्रोफाइल आएगा कि न्यूक्लियोफाइल आएगा? ऑब्वियसली इसके पास एक नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज ही आएगी, ठीक है। और प्लस माइनस जुड़ते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, तो इसके पास क्या आएगा, एक नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज आएगी। तो इसकी जनरल क्लास ऑफ रिएक्शन क्या होगी, न्यूक्लियोफिलिक। पहला वर्ड चूज हो गया। मैंने आपसे कहा था कि जब भी हमारे पास अनसैचुरेशन होता है तो एडिशन अकर करता है, ठीक है, एडिशन अकर करता है। तो हम प्रिडिक्ट क्या करेंगे कि यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अकर करता है, ठीक है। हम देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है, शॉर्टली, ठीक है। तो हम प्रिडिक्ट क्या करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्रिडिक्ट करेंगे। तो जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है वो एक्चुअली में एल्डिहाइड और कीटोन्स में अकर करता है, जो कि हमारा प्रिडिक्शन सही बैठेगा। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स में क्या होता है, जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो इस ग्रुप को रिप्लेस कर देता है और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अकर करती है, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है देखते हैं अभी, ठीक है। मैंने आपसे कहा था कि पूरा नॉमेनक्लेचर है ना, ऐसा नहीं है कि क्लास 11 में ही हम लोगों ने पढ़ा दिया, ठीक है। इंडिया में तो ऐसा ही है, ठीक है। आपको क्या बनाना है उन्हें, ठीक है, आपको यही बना देना है, ठीक है। बकरी, गधे, घोड़े, खच्चर, ठीक है। वही है कि एक साथ ही सारा नॉमेनक्लेचर दे दो बच्चे को, ताकि है ना मर जाए वो, ठीक है, उसका दिमाग सड़ जाए। ये है नेमिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब आप लोग इस लायक हो गए होंगे कि ये मेथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड, प्रोपिनोइक एसिड, ठीक है। इनको आप नो नेमिंग आप इनकी कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है भाई। ब्यूटेरिक एसिड जो है इज फाउंड इन रैंसिड बटर, तो बटर से ब्यूटेरियम, ठीक है। वेलेरिक एसिड, वेलेरियन एंड हर्ब दैट हैज बीन यूज्ड एज अ सेडेटिव सिंस ग्रेको एंड रोमन टाइम्स। कैप्रोइक एसिड इज फाउंड इन गोट्स मिल्क, तो केपर का लैटिन में होता है बकरी, ठीक है। तो ये जो कहाँ गया भाई कैप्रोइक, ये रहा हेक्सेनोइक एसिड, ठीक है। तो ये कैप्रोइक एसिड हो गया इधर में, ठीक है। तो आप लोग इसके नॉमेनक्लेचर में, ठीक है, आप यहाँ से देख लेना है, ठीक है। फिर से बार बार मैंने बोला है कि जब भी हम नया फंक्शनल ग्रुप पढ़ते हैं तो हम उसके नॉमेनक्लेचर को फिर से रिविजिट करते हैं, ठीक है। और यही तरीका होना चाहिए, ये नहीं कि एक ही बारी में दे दिया, शुरू में हमने इंट्रोडक्शन दे दिया और फिर उसके बाद जब भी फंक्शनल ग्रुप आता है तो हम बताते हैं, ठीक है। देखिए सिस्टमैटिक नॉमेनक्लेचर में अगर आप देखें तो क्या हो रहा है, जो COH ग्रुप है ये वहां से काउंटिंग स्टार्ट हो रही है, लॉन्गेस्ट चेन गिन लेनी है। और अगर कॉमन नॉमेनक्लेचर है तो कॉमन नॉमेनक्लेचर में हम क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं। कॉमन नॉमेनक्लेचर में हम COH वाले ग्रुप को नहीं स्टार्ट करते हैं, उसके नेक्स्ट वाले ग्रुप को क्या बोल देते हैं, अल्फा कार्बन, फिर बीटा कार्बन, फिर गामा, फिर डेल्टा, फिर एप्सिलॉन, ठीक है। तो ऐसे करके कॉमन नॉमेनक्लेचर होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा और देखेंगे। देखो अब इन्होंने बोला कि टेक अ केयरफुल लुक, ताकि आपको समझ में आ जाए कि सिस्टमैटिक और उसमें क्या फर्क है, तो देख ही रहे हो, ठीक है। यहाँ पे COH है, COH के नेक्स्ट वाला अल्फा है, ठीक है। यहाँ पे मैं ग्रीन से बना देता हूँ, तो ये अल्फा यहाँ है, तो देख रहे हो अल्फा मिथॉक्सी ब्यूटाइरिक एसिड, राइट। और वैसे क्या हो जाएगा 2 मिथॉक्सी, क्योंकि अगर काउंटिंग स्टार्ट करेंगे नंबरिंग तब तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन से स्टार्ट करेंगे और वो जो है वो 1 कंसिडर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखें कार्बोक्सिलिक एसिड इन विच अ कार्बोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड टू अ रिंग are named by adding carboxylic acid to the name of the cyclic compound, ठीक है। तो ये साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है, ये बेंजीन है, तो इसके आगे हमने क्या ऐड कर दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पहले वाला क्या हो गया, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, और दूसरा वाला क्या हो गया, बेंजोइक एसिड और बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। बेंजोइक एसिड इज कॉमन नेम, ठीक है। ये भैया अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड्स are found in skin products that claim to reduce wrinkles by penetrating the top layer of the skin, causing it to flake off, ठीक है भाई। चलो अब चलो कोई कुछ तो काम में आए। असाइल क्लोराइड की नेमिंग इथेनॉल क्लोराइड, 3 मिथाइल पेंटेनॉल ब्रोमाइड, ठीक है। देख ही सकते हैं सेम चीज बार बार वैसे ही चल रही है, ठीक है। आपको नंबरिंग कर लेनी है यहाँ पे 1 2 3 4 5, राइट। फिर अभी अभी हमने बोला है कि ये क्या है, ये देखो साइक्लोपेंटेन, ठीक है। फिर उसके बाद क्या ऐड कर देना है, कार्बोनाइल क्लोराइड अगर रिंग में होएगा, ठीक है। ये देखो फॉर साइक्लिक एसिड देन एंड विद कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड इज रिप्लेस विद कार्बोनिल क्लोराइड, ठीक है। एस्टर्स की नेमिंग कैसे करनी है हमें, फिर से वही है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इथाइल एथेनोइड, मतलब ये जो चेन लगी हुई है इसका इसका नाम लिखेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे एथेनोइक एसिड बनता है, ये मिथ इथेनोइक एसिड है लेकिन एस्टर है तो एथेनोएट कर देते हैं, ठीक है। इक एसिड इज रिप्लेस बाय 8, ठीक है। यहाँ पे भी देखें RCOR डैश, पहले इसका नाम लिखा कि भाई
H की जगह पे कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन सा ग्रुप सब्स्टिट्यूट हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि फिर से कि मिथाइल सब्स्टिट्यूट हुआ है, सेम थिंग है, ठीक है। यहाँ से 1 2 3 और 4, राइट। मिथाइल 3 ब्रोमो ब्यूटेनॉइड, ठीक है। देखो बच्चों, ये है फिर से फिनाइल ग्रुप और ये बेंजाइल ग्रुप, ठीक है। फिनाइल ग्रुप और बेंजाइल ग्रुप, बेंजाइल ग्रुप में एक CH2 एक्स्ट्रा है, ठीक है। ठीक है भाई। अब salts of carboxylic acids are named similarly to the way esters are named, that is the cation is named first followed by the name of the acid, again एक acid is replaced by 8, है ना, ऐसा इसलिए है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे भाई, ये सॉल्ट है बेसिकली, ठीक है, सोडियम, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेथेनॉइड, ठीक है। पोटेशियम एथेनॉइड, क्योंकि एथेनोइक एसिड से आया है। यहाँ पे क्या है, सोडियम कैटाइन को पहले नेम कर दिया, और बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो बेंजीन कार्बोक्सिलेट। अब इन्होंने बोला है कि फ्रीक्वेंटली द नेम ऑफ द कैटाइन इज ओमिटेड, ठीक है, क्योंकि कैटाइन वेरी कर सकता है, और मैंने बार बार ही बोला हुआ है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक चीजों पे फोकस रहते हैं। तो एसिटेट हो गया, वो दूसरा पाइरुवेट हो गया, फिर S+ लैक्टेट हो गया। नेक्स्ट चीज बच्चों है लैक्टोन्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। मैं भी अपने टाइम में साइक्लिक एस्टर्स को लेके थोड़ा सा कंफ्यूज रहता था, साइक्लिक एस्टर्स है लैक्टोन, तो यहाँ पे ये देख लें भाई, है ना। तो फिर से वही है, ठीक है। ऑक्सा सिस्टमैटिक नोमेनक्लेचर में कैसे है, 2 ऑक्सा साइक्लोएल्केनोन्स। ऑक्सा का मतलब है ऑक्सीजन एटम, ठीक है, जो कि 1 डेजिग्नेट्स द डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन, ठीक है भाई। और कॉमन नेम के लिए फिर से वहीं से चलेगा, ये C डबल बॉन्ड OH को नहीं गिनते हैं, उसके नेक्स्ट कार्बन से अल्फा बीटा गामा डेल्टा होता है। तो मैंने अपने टाइम पे जैसे ऐसे याद किया हुआ है कि भाई अल्फा डेल्टा है तो इसका मतलब है 4 कार्बन तो इसके हो गए, पांचवा ये हो गया और एक एस्टर, तो मतलब देखो डेल्टा लैक्टोन का क्या मतलब हो गया कि कितने मेंबर्ड रिंग होगी, डेल्टा तो 4 हो गया, 4+2 ऐड करते जाओ, यानी ये 6 मेंबर्ड रिंग बन गई, ठीक है। यहाँ पे भी डेल्टा इलेक्ट्रॉन है, तो डेल्टा अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अल्फा 1 हो गया, बीटा 2 हो गया, गामा 3, डेल्टा 4, तो 2 ऐड करते जाओ। अगर गामा इलेक्ट्रॉन है तो गामा तो 3 हो गया, यहाँ पे देख ही रहे हो, और फिर +2 ऐड कर दिया तो ये 5 मेंबर्ड रिंग हो गई, ठीक है। यहाँ पे फिर से गामा है तो फिर से ये 5 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है। और बाकी वैसे ही चल रहा है, 3 इथाइल 2 ऑक्सा ऑक्सा साइक्लोपेंटेनॉन, ठीक है, ये दिख ही रहा है हमें, ठीक है, साइक्लिक है। एमाइड्स को हम कैसे नेम कर रहे हैं, फिर से वही है ना, एक इसे देख लेना फिर से, इथेनामाइड, ठीक है, 4 क्लोरोब्यूटेन, फिर से बार बार ही वही करेंगे। ओइक एसिड, ठीक है, एलिक एसिड, इन सबको हम क्या किससे रिप्लेस कर देंगे, एमाइड से। तो ये क्या हो जाएगा, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड होता तो बेंजीन कार्बोक्साइमाइड हो गया ये वाला। ये वाला क्या होता, 4 क्लोरोब्यूटेनोइक एसिड तो ब्यूटेनामाइड हो गया, ये होता है इथेनोइक एसिड तो ये एथेनामाइड हो गया, ठीक है। मेरे को पता है कि आप लोग यार ये तो कर ही लोगे, ठीक है। तो ठीक है भाई, सो जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन मैंने ये भी आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। अब हाँ, नेचर स्लीपिंग पिल मेलाटोनिन है, ठीक है भाई। तो मैं फिर से वही, अच्छा देखो साइक्लिक एस्टर्स को हम क्या बोलते हैं, अभी अभी देखा था लैक्टोन्स। साइक्लिक एमाइड्स को क्या बोलते हैं, लैक्टम्स, ठीक है। क्या बोलते हैं, साइक्लिक एमाइड्स को लैक्टम बोलते हैं। तो फिर से वही हाल है, डेल्टा है तो डेल्टा 4 है, 4+2 यानी ये साइक्लिक एमाइड है, ठीक है। और देखो अब इन्हें कैसे सिस्टमेटिकली नेम किया जाता है, 2 एजा साइक्लोएल्केनॉन्स, तो ये क्या हो जाएगा, 2 एजा साइक्लोहेक्सेनॉन, ठीक है। एजा का मतलब है नाइट्रोजन एटम, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 2 एजा साइक्लोपेंटेनॉन, ये क्या हो जाएगा, 2 एजा साइक्लोब्यूटेनॉन, ठीक है, साइक्लोपेंटेनॉन ये। और लैक्टम में मैंने आपको बताया यार, ये तो पेनिसिलिन का ये तो बहुत बड़ी कहानी है इसकी, बीटा लैक्टम की। तो एक्चुअली में पेनिसिलिन जब बना रहे थे ना, तो आपको क्या करना पड़ रहा है, देखो आपको ना एक 4 मेंबर्ड ये वाली रिंग बनानी होती है, पेनिसिलिन का आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो आप देखोगे कि वहां पे ना बीटा बीटा लैक्टम रिंग, और ये बीटा लैक्टम रिंग इज वेरी फसाइल, मतलब इसमें तुरंत रिएक्शन होके ओपन हो जाता है। तो यार फिर वो एक्टिविटी ही जो पेनिसिलिन की है वो बीटा लैक्टम रिंग की वजह से है। तो बीटा लैक्टम रिंग को आई थिंक पेनिसिलिन वाज मेड बाय JC शीनान, लेट मी चेक, ठीक है, JC शीनान नहीं, बनाई थी
या जेसी शीहान, ओके नाम भूल गया था मैं इनका। ठीक है, तो इन्होंने बनाया था पेनिसिलिन। पेनिसिलिन, ये इन्हीं ने क्या, हाँ 1957 में बनाया था, ठीक है। कंप्लीटेड द सिंथेसिस ऑफ पेनिसिलिन 5, वन ऑफ द। और जब इन्होंने बनाया था तो कैसे हुआ भाई? सो दे हैव टू इन्वेंट वेरी माइल्ड मेथड्स, क्योंकि अगर आप इसे हीट वीट करने लग गए तब तो जरूर हो गया। तो उस टाइम पे उन्होंने ना एक डीसीसी करके एक कंपाउंड बनाया था। मतलब यार ये मेरा इंटरेस्ट रहा है, ठीक है, मतलब ये दिस हैज बीन समथिंग व्हिच हैव बीन, तो इसलिए मेरे को ये ध्यान था कि यार ये बड़े दिनों के बाद ये बीटा लैक्टम रिंग दिखा मेरे को। एनीवेज, तो उसने मतलब बहुत ही माइल्ड मेथड्स, आप देखो ना नेचर में इतनी सारी रिएक्शन हो रही है, ठीक है, और कितना 30-35 डिग्री सेल्सियस पे सब कुछ चल रहा है, ठीक है। और हमें क्या करना पड़ता है, 225 डिग्री सेल्सियस पे उबाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, मतलब हम नेचर से बहुत पीछे हैं बेसिकली, ठीक है, हर चीज में ऑब्वियसली। पर हम नेचर को कॉपी कर रहे हैं हर जगह पे। फार्मा वाले, ठीक है, प्लांट से यहाँ से निकालते हैं, फिर उसको कॉपी करते रहते हैं, ठीक है, ये हम लोग यही करते हैं, ठीक है। हम लोग इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि हम लोग जब पैदा होते हैं तो हम लोग डीएनए को भी कॉपी करते हैं, ठीक है, तो हम पैदा ही कॉपिंग करके हुए हैं, ठीक है। तो कोई आपको अगर नकल करते हुए पकड़े तो कहना भैया हम तो पैदा ही कॉपिंग से होते हैं, ठीक है, कॉपी बनती है आपके मम्मी पापा से, है ना, वैसे ही चलता है, ठीक है। तो नकलची हैं हम लोग, पैदा होते ही नेचर ने हमें नकलची बनाए हुए हैं। और फिर आप देखो, अगर आप पेंटिंग्स में देखो तो हम नेचर को कॉपी कर रहे हैं, ठीक है, जितने भी ग्रेट पेंटर्स हैं, वो जितने बना रहे हैं, ठीक है, वो पेंटिंग वाले लगे हुए हैं, वो नेचर को कॉपी कर रहे हैं। केमिस्ट्री वाले लगे हुए हैं, वो नेचर को कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। आइंस्टीन जैसे लोग हैं वो नेचर पे उसमें लगे हुए हैं कि भैया एप्पल नीचे क्यों गिर रहा है, ये कर, सब नेचर को, सब कुछ नेचर से ही हो रहा है। फिर अब टेक्नोलॉजी वाले और घुस गए हैं कि अब हम कैसे कॉपी करें, तो उन्होंने कहा अच्छा हमें आंखों से दिखता है, तो अब उन्होंने वीआर गॉगल्स बना दिए, वो एक अलग लेवल पे कॉपिंग में लगे हैं। बच्चों ये है मेलाटोनिन, जिससे नींद आती है, ठीक है, बुड्ढों के पास ये मेलाटोनिन खत्म हो जाता है, इसलिए वो सबको कहते हैं 4 बजे उठ जाओ, ठीक है। ठीक है। सो जो 6 ईयर ओल्ड होते हैं वो क्या करते हैं, दे हैव मोर देन 5 टाइम्स द कंसंट्रेशन द 80 ईयर ओल्ड है, विच इज वन ऑफ द रीजन यंग पीपल हैव लेस ट्रबल स्लीपिंग देन द ओल्डर पीपल, ठीक है। तो ये जो बुड्ढे बोलते हैं कि जल्दी उठ जाओ, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि मेलाटोनिन उनका कम है, ठीक है ना, याद रखना। तो खैर, ये हो गया भाई। अब आप, अच्छा, डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोनिक एसिड देखो, ये है कार्बोनिक एसिड, और एंड इट इज हाईली अनस्टेबल, मैंने बोला हुआ है, ठीक है, जब भी हम थोड़ा बहुत हमने फिजिकल केमिस्ट्री भी करा है, तो हमने कहा था जब भी H2CO3 बनता है वो इमीडिएटली ब्रेक हो जाता है CO2 और H2O में, राइट। अभी तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम में अगर वेसल क्लोज नहीं होगा तो CO2 एस्केप करता जाएगा और इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं होगा। इक्विलिब्रियम सिर्फ एक क्लोज्ड कंटेनर में ही ऑब्टेन होता है, ठीक है, क्योंकि जब ये CO2 ही एस्केप होने लग जाएगा तो फिर तो इक्विलिब्रियम कहाँ से रहेगा, राइट, वो बैक ही नहीं आ पाएगा, एस्केप होता जा रहा है अगेन, ओके। अच्छा, अब इसके थोड़ा स्ट्रक्चर देखें फिर से, वही है, देखो भाई स्ट्रक्चर, इट इज अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप दैट डिटरमिन्स इट्स रिएक्टिविटी। उसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है कैसा, वो रिएक्टिविटी को डिटरमिन करता है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि जब, कि पहले तो हमें लुईस स्ट्रक्चर बनाने आने चाहिए, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हर एक इंडिविजुअल एटम पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, फॉर्मल चार्ज क्या है। और इसीलिए मैंने कहा था कि ये सब NO2 NO3 के टाइम पे ऐसे तीर वाले स्ट्रक्चर नहीं बना देने हैं ऐसे करके, ये ठीक है, ये किसी को कुछ नहीं पता चलता है, ठीक है, और सारे मास्टर ऐसे पढ़ाते हैं, ठीक है, कि देखो बेटा डेटिव बॉन्ड बन गया, डेटिव बॉन्ड बन गया, यही तीर है जो तुम्हारे दिमाग में तुम्हारे चुभता है और तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है। तो इसलिए मैंने तुम्हें कभी भी ऐसी लाइन बनाना सिखाई नहीं है और सिखाऊंगा भी नहीं। सीधे ऐसे बनाएंगे NO, फिर हम बताएंगे भैया यहाँ पे कितनी बिंदियां हैं, इस पे कोई कितना माइनस है, प्लस है, क्या है, जो भी है, ठीक है। तो ये डेटिव बॉन्ड से हमें सख्त चिढ़ है। और वैसे भी हम देखेंगे जब एक बार केमिकल बॉन्ड बन जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स बिकम इनडिस्टिंग्विशेबल, मतलब अब आप, अब ये बोलना कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन आए थे और वहां से आए थे, इसका कोई मतलब नहीं रह जाता, इलेक्ट्रॉन्स बिकम इनडिस्टिंग्विशेबल, ओके। एनीवेज, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं तुरंत, मैंने आपको बताया कि जब भी हमें कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है तो एक शॉर्टकट आप ये यूज कर सकते हैं। हाँ, आप ऐसे कर सकते हैं sp3 - n क्या है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। तो अगर मेरे को इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन अगर निकालनी है तो मैं क्या बोल दूंगा, sp3 माइनस और एक पाई बॉन्ड है तो ये sp2 हो गया। sp2 का मतलब है बॉन्ड एंगल्स कितने हो गए,
120 डिग्री, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे बॉन्ड एंगल्स क्या है, 120 डिग्री है, यानी ये प्लेनर है, ठीक है। अगर आप देखें कार्बोनिल ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन अगर आपको निकालनी हो, कोई कोई बोल ले, हमने बोला हुआ है कि सेंट्रल एटम, तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ सेंट्रल एटम ही हाइब्रिडाइज्ड होता है। हालांकि हम VSEPR थ्योरी हो गए, इन सब में सिर्फ सेंट्रल एटम में इंटरेस्टेड रहते हैं। लेकिन अगर ऑक्सीजन का भी हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, sp3 - इसका भी, तो ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, राइट, ठीक है। तो वन ऑफ इट्स sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड, और बाकी जो दो sp2 ऑर्बिटल्स हैं उनमें लोन पेयर है, ठीक है भाई, ये इस चीज का ध्यान रखना। अब देखें जरा ये 3 डायमेंशनल सुंदर स्ट्रक्चर इसका, अरे भाई ये तो एकदम एल्कीन जैसे ही लग रहा है, लगेगा ही भाई। वहां पे ऑक्सीजन की जगह पे कार्बन रख दोगे तो वैसे का वैसा ही है पूरा का पूरा सिस्टम, ठीक है। हालांकि बहुत बड़ा फर्क है, वो क्या फर्क है वो अभी हम देखेंगे, बट दिस इज हाउ द सिस्टम विल लुक, राइट। सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड्स हैं, और ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, और ये लोन पेयर कौन से ऑर्बिटल्स में है, वेरी पॉपुलर क्वेश्चन, दिस लोन पेयर्स आर इन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ऑक्सीजन के पास 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, और तीसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इसने यूज कर लिया है सिग्मा बॉन्ड बनाने में, ठीक है। ऑक्सीजन के इन्होंने देख रहे हो कितने सुंदर तरीके से यहाँ पे अलग कलर से दिखाए हैं, ठीक है, हमारे वालों की तरह नहीं है कि, ठीक है। ओके, अब देखें ध्यान से बच्चों, ये है रेजोनेंस भी पढ़ा था हमने, ठीक है। किस किस लिए पढ़ा था, इसलिए तो नहीं पढ़ा था कि, है ना, कि क्लियर है भाई, क्यों पढ़ा था, इसीलिए पढ़ा था कि भाई हम कुछ यूज कर पाए उसका। तो यहाँ पे देखेंगे तो तुरंत देखें सब जगह रेजोनेंस है। पहला केस है एस्टर का, ठीक है, RCOO CH3, ये देखें तुरंत ये रेजोनेंस है यहाँ पे, ठीक है। और ये कर्व्ड एरो है, ऐसे ही चलेंगे, ये रहे, ऑक्सीजन पे प्लस आ जाएगा और टॉप वाले ऑक्सीजन पे माइनस आ जाएगा, नीचे में भी ऐसे करके, एमाइड के केस में भी ऐसे करके। इन तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एमाइड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि ऊपर वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ऑक्सीजन पे। पॉजिटिव चार्ज इनके केस में किस पे आ रहा है, ऑक्सीजन पे, और ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो अच्छे से पॉजिटिव चार्ज को एकोमोडेट नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ पे किस पे आ रहा है, नाइट्रोजन पे, वो रिलेटिवली लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, तो ये पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव चार्ज को बेटर तरीके से एकोमोडेट कर पाएगा। तो यानी कि अगर मैं ये पूछूं कि एस्टर कार्बोक्सिलिक एसिड और एमाइड्स में इंपॉर्टेंस किसका है, कौन से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का सबसे ज्यादा है, तो हम बोलेंगे एमाइड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है, वो ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, राइट, बिकॉज नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, ठीक है। हमने कहा था, ठीक है, हमने देखा था कि हम कैसे डिसाइड करते हैं भाई। तो ये है। अब इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है कि which is longer, the carbon oxygen single bond in carboxylic acid or the carbon oxygen bond in an alcohol। तो अल्कोहल के केस में तो यार रेजोनेंस है ही नहीं, ठीक है। और कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में अगर आप देखोगे तो ये जो सिंगल बॉन्ड है इसमें पार्शियल डबल कैरेक्टर आ जाएगा, है ना। जब आप इसका रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर बनाएंगे, हम कैसे बनाएंगे, हमने कहा था पहले तो हम पूरे जो जो फुल बॉन्ड है वो बना देंगे, और उसके बाद क्या है, ये डैश 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 बॉन्ड है, डैश 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 बॉन्ड है, और इस ओ पे डेल्टा पॉजिटिव है और इस पे डेल्टा नेगेटिव, ये है असली असली पिक्चर। दिस इज हाउ कार्बोक्सिलिक एसिड एग्जिस्ट। तो ऑब्वियसली हम देख सकते हैं यहाँ पे कि कार्बन ऑक्सीजन जो सिंगल बॉन्ड है वो असली में सिंगल बॉन्ड नहीं है कंप्लीटली, दैट इज अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, सो इट विल बी शॉर्टर इन लेंथ एज कंपेयर टू द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन अल्कोहल, ठीक है भाई, यहां तक हमने देख लिया। देखो बच्चों, मैंने बोला हुआ है कि जो इन चैप्टर एक्सरसाइज हैं जो जो मैं डिस्कस नहीं करूंगा वो आप क्या करेंगे भैया, आप लोग उन्हें होमवर्क में करेंगे, ठीक है। और there are 3 कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स इन मिथाइल एसिटेट, व्हाट आर देयर रिलेटिव बॉन्ड लेंथ, सिर्फ ए पार्ट ही करेंगे क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोपी, IR, NMR ये सब तो है ना, ठीक है, गरीब देश है भाई यहाँ पे, तो नहीं होता है यार यहाँ पे ये सब।
मतलब हम लोग आईआईटी में थे तो हम लोग को अगर एनएमआर लेना होता था तो आप जाते थे सर्जन लैब, वो तुमसे सैंपल ले लेगा। हमने तो कभी एनएमआर मशीन घुसने भी नहीं देते हैं, फॉर सेवरल रीजंस वॉट एवर। एनीवेज, करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, विच इज द करेक्ट, द डीलोकलाइजेशन, ये भी आपका होमवर्क। ठीक है, तो पहले में बोला कि एस्टर की जो डीलोकलाइजेशन एनर्जी है उसको एमाइड से ज्यादा बताया है, ऐसा तो नहीं होगा भाई, एमाइड की ज्यादा होनी चाहिए, और फिर एस्टर की 10 बताई है और एमाइड की ज्यादा बताई है ना, तो सेकंड वाले ही ज्यादा करेक्ट है, ठीक है ना, क्योंकि जो डीलोकलाइजेशन एनर्जी है, राइट, ठीक है, वो स्टेबलाइजेशन ऑब्वियसली एमाइड की ज्यादा होगी। अब देखो बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। बॉइलिंग पॉइंट, अगर आपको ध्यान हो, बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन ये होती है कि वो टेम्परेचर जिसपे एक कंपाउंड क्या होगा, वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाए। तो लिक्विड लिक्विड में उनके बीच में अट्रैक्शन है, तो जितनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, दो मॉलिक्यूल के बीच में जितने स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगे उतने ही बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होंगे। कौन कौन से इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं, जो वैंडर वॉल या लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस होते हैं, हाइटलर लिंडर फोर्सेस, या induced dipole interaction, which are the weakest type of intermolecular forces, वो तो हर नॉन पोलर में भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, वो वीकेस्ट टाइप है। फिर उससे उससे स्ट्रॉन्ग कौन से होते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होते हैं, और सबसे स्ट्रॉन्ग क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड इज जस्ट अ स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। हम उसे हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों बुला लेते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब इट इज मच स्ट्रॉन्गर देन अ नॉर्मल डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, इसलिए उसका हमारे पास, हमने उसका स्पेशल नेम दे रखा है। बाकी यार मेरे पास तो यही है कि या तो मॉलिक्यूल पोलर होगा या नॉन पोलर होगा, पोलर होगा तो उसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन चलेंगे, और अगर नॉन पोलर होगा तो यार उसमें वैंडर वॉल फोर्सेस चलेंगे, ठीक है। तो देखें ध्यान से, अमाइड के बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, फॉलोड बाय कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड इन दोनों के मतलब बहुत हाई हैं, और एस्टर बाकियों से, बाकी इस जनता से, ये दोनों बहुत जबरदस्त आगे हैं। देखते हैं भाई क्यों इतना ऐसा क्यों कर रखा है। तो यहाँ पे ये रहा। अब जरा देख भाई लोगों, एमाइड का 221 है, कार्बोक्सिलिक एसिड का 118, अल्कोहल जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसका लगभग 100 डिग्री है, ठीक है, मोटा मोटी देखें। और बाकियों को देखो, 32, 51, 56, 49, 10 है, और इनको देखो कार्बोक्सिलिक, मतलब दे आर मोर देन डबल। और एमाइड ने तो हद ही कर दी है भाई, एमाइड तो नॉर्मल वालों से कितना है, एमाइड इज लगभग 4 टाइम्स, पहले इसको देख लेते हैं, छोटे देखो, ये रहा, अल्कोहल का 100 मान लिया, ठीक है भाई, समझ में आ रही है बात, है ना, वाटर का ही भाई है, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल करता है, क्योंकि है ना, इंटरमोलिकुलर, है ना, फोर्सेस बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग अकर करती है, ठीक है भाई, आ गई बात समझ में कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जहां अकर करे वहां पे बहुत हाई टेम्परेचर होता है। अब तो एस्टर, एसाइल क्लोराइड, कीटोन, इनमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब अकर करती है, जब हाइड्रोजन अटैच होगा फ्लोरीन से या ऑक्सीजन से या नाइट्रोजन से। तो ना तो एस्टर में ऐसा केस है कि हाइड्रोजन अटैच है फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से, ना ही असाइल क्लोराइड में ऐसा सिचुएशन है कि हाइड्रोजन अटैच है इनसे, ना ही कीटोन में ऐसा है, ना ही एल्डिहाइड में ऐसा है, तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग अकर नहीं कर रही है बेचारा में, बट स्टिल दे आर पोलर मॉलिक्यूल, तो वहां पे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ऑपरेट हो रही है, ठीक है, तो इसलिए काफी हाई है बॉइलिंग पॉइंट्स। लेकिन ये दोनों को, इनको क्या हुआ भाई, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ये 118 डिग्री सेल्सियस, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो है ही इसमें, लेकिन 18-20 डिग्री सेल्सियस ऊपर हो गया वाटर से भी ये। और एमाइड ने तो हद ही कर दी, 221 डिग्री सेल्सियस, अरे भाई ऐसा क्या है, जबरदस्त। तो देखो ये है रीजन, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, ये दे एग्जिस्ट एज अ डाइमर। कैसे एग्जिस्ट करते हैं, ये एग्जिस्ट करते हैं डाइमर की तरह, ठीक है भाई, और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं, है ना, दो मॉलिक्यूल आपस में एक डाइमर की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। और बच्चों यही क्वेश्चन है जो लिक्विड सॉल्यूशन में पूछे जाते हैं, अगर आपको ध्यान होगा, नहीं ध्यान है तो जब मैं पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा मैं आपको।
कि यहाँ पे वैन डॉ फैक्टर इसका हाफ आ जाएगा, क्योंकि एसेंशियली दो मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल की तरह बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, मैं नहीं जा रहा हूँ वहां पे। चलो 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 भाई, तो ये तो क्लियर हो गया कि इन्होंने ये भी बनाया। और जैसे ये डाइमर की तरह बिहेव करने लग गए, तो ऑब्वियसली इनका जो अफेक्टिव मोलर मास है, ठीक है, वो डबल हो गया। तो उसकी वजह से क्या है, पोलराइजेशन सारी चीजें हो गई, तो ये इनके बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ गए हैं। ठीक है, ये है। और डाइपोल, अब एमाइड में आ जाए यार। एमाइड में तो दिख ही रहा है। ठीक है भाई, ये है। एमाइड में क्या है, ये सिचुएशन है एमाइड की। ठीक है, पहचान में भी नहीं आ रहा कि ये एमाइड है। ठीक है, ये डैश डैश वाले हैं, ये एमाइड है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा वैसे बनाता हूँ कि, तो ये बच्चों ये ऐसे होएगा एन। ठीक है, मैं यहां से इसको ऐसे कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये एन हो गया, आर हो गया, ये सी हो गया, ये आर हो गया, डबल बॉन्ड हो गया। ठीक है, तो अगर ये दोनों हाइड्रोजन हो जाएंगे तो NH2 हो जाएगा, फिर तो क्लियरली एमाइड लग रहा है। लेकिन इन्होंने ऐसा क्यों किया हुआ है कि इस केस में इन्होंने ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के थ्रू क्यों दिखाए हैं डाइपोल इंटरैक्शन? बच्चों, इन्होंने इसलिए दिखाए हैं डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस रेजोनेंस स्ट्रक्चर के थ्रू, क्योंकि जैसा अभी अभी हमने डिस्कस करा कि एमाइड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं उसके रेजोनेंस। ठीक है, दे कंट्रीब्यूटर लॉट टू इट्स रेजोनेंस हाइब्रिड। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, जो अभी अभी हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो हम लोग ऐसे डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन दिखा रहे हैं। तो देखो, इनमें डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन तो हैं ही एमाइड में, और जहां पे मौका लगेगा वहां पे वो हाइड्रोजन बॉन्ड भी बना लेंगे, तो इसलिए एमाइड्स जीत जाते हैं। अगेन थोड़ा सा मैं पीछे आ रहा हूं, तो मैं ये बता, तो बच्चों ये है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये हर बार। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट्स के ये देखो, ये ऑर्डर। ठीक है, अमाइड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये हमारे इंडियंस की तरह नहीं कि फिर इन्होंने वो ईस्टर एसाइल क्लोराइड और कीटोन और एल्डिहाइड, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है। ठीक है, बच्चे को रुला नहीं देना है। इन्होंने यहाँ पे बता दिया कि देखो यार, ये है ब्यूटी, एमाइड कार्बोक्सिलिक एसिड, और फिर बाकी मोटा मोटी सभी बराबर ही, एक ऑर्डर दे दिया है। ठीक है आपको, फिर वो हमें पता है कि एस्टर और एसाइल क्लोराइड में तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर चलेंगे, तो डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर होंगे। कीटोन और एल्डिहाइड में रेजोनेंस नहीं चलेगा। कीटोन का मोलर मास ज्यादा है एल्डिहाइड से, तो इसलिए कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। तो ये ऑर्डर आपको ध्यान में रहना चाहिए, क्योंकि ये शर्म आ रही है मुझे बोलते हुए कि ये आपके एग्जाम में आता है, इसलिए आपको करना है। ठीक है, वैसे मजे लेके करो यार, जो भी करो। सॉल्युबिलिटी, भैया पोलर डिजोल्व पोलर, नॉन पोलर डिजोल्व पोलर। अगर पोलैरिटी सफिशिएंट है तो डिजोल्व हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे like alcohols and ethers, carbonyl compounds with fewer than 4 carbons are soluble in water. ठीक है, esters, N and disubstituted amides and nitriles are often used as solvent because they are polar, but they do not have reactive OH and NH2 group. ठीक है, NN substituted amide का क्या मतलब हो गया बच्चों? ऐसे करके एमाइड है, इसके दोनों नाइट्रोजन पे हमने एल्काइल ग्रुप R1 R2 दे दिए, तो ये हो गया NN substituted डाइमाइड्स। ठीक है, नाइट्राइल्स। ठीक है, तो डाइमिथाइल फॉर्मामाइड इज अ कॉमन aprotic polar solvent, aprotic polar solvent which is incapable of hydrogen bonding. अब आ गए हम कि कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स रिएक्ट कैसे करते हैं। तो भैया पहले तो इसकी ये फोटो है। पोलैरिटी ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप कॉजेज द कार्बोनिल कार्बन टू बी एन इलेक्ट्रोफाइल, है ना। सी पे डेल्टा प्लस आ गया है, तो जब सी पे डेल्टा प्लस आया तो उसके पास क्या आना पसंद करेगा भैया? न्यूक्लियोफाइल ही आना पसंद करेगा। अब देखो, पहला स्टेप ये देखो, है ना, यही सीखे थे हमने, कर्व्ड एरो। जेड माइनस वहां पे अटैक करेगा, पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है। जैसे जैसे जेड माइनस से बॉन्ड बना रहा है, ऑब्वियसली वो बॉन्ड ब्रेक होगा। तो बच्चों, जब फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है कार्बोनिल कार्बन पे, राइट, तो आप देखें क्या सिचुएशन हो रही है।
इन्होंने क्या बताया, ये क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp2 और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो पहली चीज तो ये अकर करी कि वो प्लेनर से टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, Z माइनस ने जैसे अटैक किया, जो इंटरमीडिएट है उसको क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3, तो अब वो टेट्राहेड्रल है। ठीक है ना, sp3 बोले तो टेट्राहेड्रल, राइट। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में, अगर ये जो इनकमिंग Z माइनस है, अगर ये स्ट्रॉन्गर बेस है, तो जब O माइनस वापिस फटका मारेगा तो किसको बाहर निकालेगा, वीक वाले को। वीक कौन सा है, Y। हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि जो इनकमिंग है Z माइनस, दैट इज स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू Y माइनस। तो देखो बच्चों, ओवरऑल क्या हो गया है, ध्यान से देखें, इट इज कॉल्ड अ न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन, इट इज नॉट कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम एल्काइल हैलाइड्स में बोलते हैं, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन, बिकॉज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज अकरिंग अराउंड दिस असाइल ग्रुप, है ना, ये असाइल ग्रुप है और उस पे जो वाई लगा हुआ है वो सब्स्टिट्यूट हो रहा है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन। तो ऐसा इसलिए हो पाता है कि इनकमिंग जो है वो स्ट्रॉन्गर है और वाई जो है वो बाहर निकल सकता है। ठीक है, ये है गेम। ठीक है, नेक्स्ट, द वीकर बेस इज एलिमिनेटेड फ्रॉम टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, ऑब्वियसली यार, ना स्ट्रॉन्ग क्यों होगा, है ना, वीकर बेसिस आर बेटर लिविंग ग्रुप। ठीक है, यही हमने सीखा था और ये मैंने बताया था, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि जो वीक बेस है वो बेटर लिविंग ग्रुप है। ठीक है, अब देखो ये आ रहा है, अब Z माइनस वीकर है, अरे Z माइनस वीकर है तो वही निकल जाएगा, यानी फिर से क्या होगा, रिएक्टेंट रिफॉर्म हो जाएंगे, रिएक्शन ही नहीं हुआ मतलब, है ना। ठीक है, जेड माइनस वीक है तो कहाँ चले हो भैया उसे, वाई को रिप्लेस करने, तुम ही रिप्लेस हो जाओगे। टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट जब कोलैप्स होएगा तो क्या हो जाएगा, ओ माइनस धक्का देके जेड को ही बाहर निकाल देगा, क्योंकि जेड ही वीक है। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि अगर दोनों की बेसिसिटी सिमिलर हो तो क्या होगा, तो क्या होगा भाई, ठीक है, तो सब कुछ इक्विलिब्रियम में ही रहेगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये है सिचुएशन। तो y माइनस अगर वीकर बेस है तो y माइनस को एलिमिनेट होके ये प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, रिएक्शन को न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, मैंने बताया क्योंकि असाइल ग्रुप के अराउंड जो है सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। अब यही बोला हुआ है कि अगर सिमिलर हैं तो दोनों ही इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहा है बेसिकली। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, क्योंकि वो उसको कभी बाहर निकालेगा, कभी नहीं निकालेगा, कभी इसको निकालेगा, कभी उसको निकालेगा। देखो इसने अलग अलग एरो से बताया हो कि जेड भी निकल सकता है, अगर जेड ही निकल जाएगा तो फिर वो रिएक्टेंट बन जाएगा, राइट। और अगर फिर वाई निकाल देगा तो वाई से प्रोडक्ट बन जाएंगे। ठीक है, तो वी कैन मेक दिस जनरल स्टेटमेंट, हम ये जनरल स्टेटमेंट जो है दे सकते हैं। क्या जनरल स्टेटमेंट हम दे सकते हैं, ये यूज करता हूँ कि a carboxylic acid derivative will undergo a nucleophilic acyl substitution reaction provided that the newly added group in the tetrahedral intermediate is not a weaker base than the group attached to the acyl group in the reactant। इतनी अंग्रेजी से ज्यादा अच्छा ये है कि जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो क्या होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्गर बेस होना चाहिए एज कंपेयर टू द लीविंग ग्रुप, है ना, जो कि ग्रुप ऑलरेडी अटैच्ड है। यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए, अगर हमें न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन हम देखना चाहते हैं तो Z माइनस जो है वो स्ट्रॉन्गर बेस होना चाहिए एज कंपेयर टू द Y माइनस। ठीक है, सीधी सी बात है। ठीक है, इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस है ही नहीं। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि यार कंपेयरिंग न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन विद न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो हमने न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन के बाद ये भी पढ़ा था। ठीक है, तो इनमें क्या फर्क है, तो SN2 रिएक्शन में अगर आपको ध्यान हो तो वो सिंगल स्टेप रिएक्शन है, राइट। लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं हो रहा है, पहले वो ऐड करता है फिर एलिमिनेशन होता है। तो न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन इज आल्सो कॉल्ड एडिशन एलिमिनेशन, राइट। पहले वो ऐड हुआ और फिर उसने एक को बाहर निकाल दिया। ठीक है, फिर से वही है, अब ये पूछ रहे हैं कि भाई बेसिसिटी
को हम यूज कर रहे हैं टू प्रिडिक्ट द आउटकम ऑफ अ न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अरे वाह भाई, बहुत ही बढ़िया। देखें तो वो बोल रहे हैं कि ये रिएक्शन अगर करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है भाई, तो देख लेते हैं कि ये इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है और ये आउटगोइंग है। इसका कॉन्जुगेट एसिड CH3OH, ये क्या है यहाँ पे HCl। क्लियर है। तो इसमें स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा है, CH3OH, ऑब्वियसली ये स्ट्रॉन्गर एसिड है। तो ये वीकर बेस हुआ है ना एज कम्पेयर टू CH3O-। तो यानी ये रिएक्शन अकर कर जाएगा। क्यों? क्योंकि CH3O- इज अ स्ट्रॉन्गर बेस, राइट, एज कम्पेयर टू Cl-, क्योंकि HCl जो है वो मच स्ट्रॉन्गर एसिड है। तो Cl- इज ऑब्वियसली अ वीकर बेस एज कम्पेयर टू CH3O-, राइट। प्रॉब्लम 7 और प्रॉब्लम 8। ठीक है भाई, होमवर्क होमवर्क खेलना है। तो अब रिलेटिव रिएक्टिविटीज हम देखो डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, क्या डिसाइड कर रहे हैं? रिलेटिव रिएक्टिविटीज। या रिलेटिव रिएक्टिविटीज देखो, Cl- वीकेस्ट बेस है क्योंकि HCl स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, और NH2- क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। NH2- को हम क्या बोल रहे हैं? इट इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। ऐसा क्यों है भाई? ऑब्वियस, ऐसा इसलिए है क्योंकि हम इनके कॉन्जुगेट एसिड बना के देख लेंगे ना यार। HCl है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है तो वीकेस्ट बेस हो गया। NH3 ये वीकेस्ट एसिड है, मतलब एसिड तो है ही नहीं, इसे तो बेस ही बुलाते हैं अमोनिया को। तो ये इतना वीक बेस हो गया कि हमें इसे एसिड ही बुलाना पड़ेगा। सॉरी, इतना हमें बेस ही बुलाना पड़ गया, इतना वीक एसिड हो गया। तो अगर NH3 जो है वो वेरी वीक एसिड है तो ऑब्वियसली NH2- वेरी स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, तो इस तो सबसे आराम से कौन बाहर आ जाएगा? सबसे आराम तो लीविंग ग्रुप बेस्ट कौन सा होगा? Cl-, राइट, बड़े आराम से निकल जाएगा क्योंकि वो वीकेस्ट बेस है। तो अगर वो बहुत ही आराम से निकल जाएगा तो एसाइल क्लोराइड, जहां पे क्लोरीन एज अ लीविंग ग्रुप होगा, वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। क्लियर है भाई? जहां पे जो लीविंग ग्रुप है वो Cl- होएगा तो वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। उसके बाद फॉलोड बाय एस्टर एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, दे विल बी नियरली सेम। और जो वीकेस्ट या जो लीस्ट रिएक्टिव होगा वो कौन सा होगा? NH2- क्योंकि भाई वो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है तो इट विल बी द पोरेस्ट लिविंग ग्रुप, ये निकलेगा ही नहीं। ठीक है, ये कहेगा मतलब बड़े मुश्किल से निकलेगा, राइट। सो दिस इज द रिएक्टिविटी सीक्वेंस। असाइल क्लोराइड और असाइल हलाइड्स इन जनरल, असाइल ब्रोमाइड्स, दे आर मोस्ट रिएक्टिव। तो अगर मुझे कभी भी इनकी रिएक्टिविटी कंपेयर करनी है, मुझे क्या करना है? इनके लिविंग ग्रुप देख लेना है और फिर उनके कॉन्जुगेट एसिड देख लेना है, और मेरे को देख लेना है कि भाई जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा उसका वीकेस्ट बेस होएगा और वो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। ठीक है, तो ये है सिचुएशन। बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट चीज है कि जो वीक बेस है दैट मेक्स द फर्स्ट स्टेप इजियर। ऐसा क्यों है? क्योंकि क्लोरीन, अरे भाई क्लोरीन, क्लोरीन कहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके रेजोनेंस लेके आ रहा है? 3p ऑर्बिटल है क्लोरीन का। और, और कार्बन का कौन सा? 2p ऑर्बिटल है। तो भाई रेजोनेंस कंट्रीब्यूशन है ही नहीं। अगर ये रेजोनेंस कंट्रीब्यूशन क्लोरीन के केस में है ही नहीं, मतलब ये इंपॉर्टेंट है ही नहीं, मतलब ये जो डबल बॉन्ड था ये डिसरप्ट हुआ ही नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, फिर से बैक देखो, है ना। जब भी रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर हो जा रहा है तो कार्बन को कंसिडर करें तो यार, अगर ये सिचुएशन मेरे पास बन जाएगी, ठीक है, तो क्या होगा? तो ये ऑलरेडी हम देख रहे हैं C डबल बॉन्ड जो है ऑलरेडी डिसरप्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे वो अटैक करने में उतना इंटरेस्ट नहीं लेगा। लेकिन क्लोरीन लगा तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है ही नहीं। क्यों? क्योंकि क्लोरीन ला रहा है अपने इलेक्ट्रॉन 3p ऑर्बिटल से और दे रहा है कार्बन को जिसपे 2p है। तो 2p और 3p में बहुत एनर्जी डिफरेंस है भाई। रेजोनेंस तभी बेस्ट ऑपरेट करता है जब ऑर्बिटल्स की सिमिलर एनर्जी होगी, तभी वो एक दूसरे के दे पाएंगे और घूम पाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे नाइट्रोजन होता है तो यार ये राइट वाला स्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो C डबल बॉन्ड और डिसरप्टेड है तो वो ऑलरेडी जो है रिएक्ट नहीं करेगा। एनीवेज, ये प्रॉब्लम 9 हमें नहीं करना है। अगेन इट इज रिलेटेड टू इंफ्रारेड।
और जो इंफ्रारेड से आपको ना तुरंत फंक्शनल ग्रुप पता चल जाते हैं। मैंने फिर से भाई बोला हुआ है कि और कुछ ध्यान में रखो ना रखो, ये जो यहाँ पे है ये तुरंत आपको ध्यान में हमेशा होना चाहिए। तो वीक बेस क्या कर रहा है, पहले स्टेप को भी इजी कर दे रहा है और सेकंड स्टेप को भी इजी कर दे रहा है, क्योंकि वीकर बेस, जितना वीकर बेस उतना आराम से एलिमिनेट हो जाएगा वो। तो फर्स्ट स्टेप को भी इजी कर रहा है वीकर बेस, और सेकंड स्टेप को भी इजी कर दे रहा है। ठीक है, अब देखो इसका ये मतलब हुआ कि a carboxylic acid derivative can be converted to a less reactive carboxylic acid derivative in a nucleophilic acyl substitution but not to the one that is more reactive। मतलब अगर देखो मुझे यहाँ से ये बनाना तो ये रिएक्शन तो हो जाएगा, क्लियर है भाई, क्योंकि CH3O माइनस स्ट्रॉन्ग बेस है, उसने उसको रिप्लेस कर दिया। पर मैं ये सोचूं कि अरे इसको भेज के मैं इसे कर दूं, तब नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि मैं प्रोडक्ट ये बनाना चाह रहा हूँ एंड दिस इज अ मोर रिएक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। तो यार ये मैं लेस रिएक्टिव से कैसे बना पाऊंगा, क्योंकि हमेशा ही रिएक्शन प्रोसीड करेगा फ्रॉम मोर रिएक्टिव टू लेस रिएक्टिव। ठीक है भाई, मोर रिएक्टिव टू लेस रिएक्टिव। और आप देख सकते हैं भाई Cl माइनस वीक है, वीक स्ट्रॉन्ग को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, तो यहाँ से रिएक्शन नहीं हो पाएगा। तो मैं हमेशा ही जब भी मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव की रिएक्शंस आएंगी तो मैं क्या करूंगा, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव की रिएक्शन में मैं हमेशा ही मोर रिएक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड से लेस रिएक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव बना रहा हूँ। जैसे कि इस केस में असाइल क्लोराइड जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, असाइल क्लोराइड इस केस में क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, राइट। असाइल क्लोराइड दिस इज मोर रिएक्टिव एंड दिस इज लेस रिएक्टिव, है ना। एस्टर है, अभी अभी हमने बोला कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, असाइल क्लोराइड, फिर एस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड द लीस्ट रिएक्टिव आर एमाइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे वाले में कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि Cl माइनस इज अ वीकर बेस एंड वीकर बेस इनकमिंग जो है वो वीक है और जो आउटगोइंग है वो स्ट्रॉन्ग है। तो यार ये तो कभी हो नहीं सकता है। ठीक है, देखो रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम्स हैं फॉर न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन। ये मैं काफी बच्चों और टीचर्स को परेशान करने के लिए, है ना, जब एग्जाम बनते थे आकाश नारायणा इन सब के, तो यार हम यही काम करते थे, दुख दे देना है बच्चे को। ठीक है, ये देखो अगर न्यूक्लियोफाइल वीकर बेस है, ठीक है, तो क्या हो रहा है, अगर न्यूक्लियोफाइल वीकर बेस है तो देखो ये न्यूक्लियोफाइल इज वीकर बेस, तो यार रिएक्शन नहीं होगा। सेकंड केस में न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्गर बेस है तो रिएक्शन हो रहा है। देखो यहाँ पे ये प्रोडक्ट बनेगा, ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है, बेटर लिविंग ग्रुप है, ये पोर लिविंग ग्रुप है। देखो एनर्जी हिल ऊपर ऐसे मिल जाएंगे, और जब वो दोनों सिमिलर हैं सेम रिएक्टिविटी के, तो दोनों ही एनर्जी हिल सेम बन रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे करके वो आपसे ग्राफ पूछ लेंगे जिसमें आप तुरंत आपके हाथों से तोते उड़ जाएंगे, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आएगा वो पूछ क्या रहा है, बोल क्या रहा है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट हिल क्रॉस कर गया, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन गया। अरे इंटरमीडिएट के वजह से और हिल चढ़नी है, नहीं भाई बिल्कुल नहीं हो पाएगा ये। ठीक है, या तो सिमिलर या तो उसे छोटी हिल चढ़नी पड़े। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में रेट डिटर्मिनिंग में टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनना है, तो उसके बाद वो बड़ी हिल नहीं चढ़ पाएगा। ठीक है, मेन मुद्दे की बात यही है। ठीक है, अब नेक्स्ट है यार, हमने बोला है कि यूजिंग द पीके वैल्यूज। अब यहाँ पे ये देखें टेबल में दे रखी हैं जो पीके वैल्यूज। ठीक है, अभी आपको ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, HCl पीके लेस देन 0 है, वाटर और का पीके इज 15.7। ठीक है, H2O का 15.7 है, 15 से 16 के बीच में अल्कोहल का पीके होता है, राइट। तो अब हम प्रिडिक्ट करेंगे कि कौन सी प्रोडक्ट्स बन पाएंगी यहाँ पे A B C D में। ठीक है, 2 मिनट लगाएं अपना दिमाग इसमें, फिर उसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ। चलो भाई, शाबाश। रिप्लेस हम तभी कर पाएंगे जब इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्गर होगा आउटगोइंग से, राइट। ध्यान से देखना,
पहले तो लीविंग ग्रुप लिख लो कि कौन सा लीव करेगा, तो कौन सा ग्रुप लीव करेगा। ए में जैसे CH3O माइनस लीव करेगा। भेजने की जरूरत नहीं है मुझे, आई जस्ट डिस्कस दिस। पहले केस में नहीं हो पाएगी रिएक्शन, बी केस में आके रिप्लेस कर लेगा, है ना, इसको रिप्लेस कर देगा। इस केस में ऑब्वियसली नहीं हो पाएगी, इस केस में नहीं। सिर्फ और सिर्फ बी में ही जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है HO माइनस, दैट इज अ stronger base as compared to the leaving group which is Cl minus, right? देखो ट्रू और फॉल्स, ठीक है। अब रिएक्शंस ऑफ असाइल क्लोराइड, ओ रिएक्शंस, अरे रिएक्शंस के अच्छा इनके प्रोडक्ट बताने हैं, अरे यार प्रोडक्ट प्रोडक्ट तो हम ऐसे ही बता लेंगे हम, ठीक है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट बताने के अब हमारे वैसे दिन आ गए। ये लो भैया Cl को हटा के, देखो बच्चों जब भी आपको न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन होनी है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या है CH3OH में, नेगेटिवली चार्ज हमेशा न्यूक्लियोफाइल बना ले, जैसे इस केस में ये CH3O माइनस बना लो मन में, ठीक है, वो आएगा और Cl को रिप्लेस कर देगा, ठीक है। वैसे तो ये गलत तरीका है, छोड़ दो इसको, ऐसे तो वो मास्टर पढ़ाते हैं जिनको कुछ नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुए जा रहे हैं, ठीक है। दैट इज वन वे टू लुक एट इट, कि आप क्या करो, नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल बना दो और न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन हो रही है। देखो लास्ट में जब हमने एमीन को यूज करा है तो मैंने दो मोल लिए हैं, दो इक्विवेलेंट लिए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये है मैकेनिज्म। पहले तो हमने नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल के साथ देखो मैकेनिज्म देखना है। नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल है, कोई टेंशन नहीं है, RO माइनस आया, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बना, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट कोलैप्स कर गया यहाँ पे, और वीकर बेस को उसने हटा दिया, एस्टर बन गया, ठीक है भाई, ये आगे बात समझ में। तो यहाँ पे तो न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज था, देखो इन रिएक्शंस में एक भी बारी न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज नहीं है, ठीक है। तो जब न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल हो तब कैसे रिएक्शन होएगी, कुछ नहीं, पहला स्टेप वैसे ही होएगा, सेकेंड स्टेप में बस एक एडिशनल चीज हो जाएगी, उसमें क्या होगा, प्रोटॉन वो लूज कर जाएगा जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है, बस। बाकी ये जो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है, जहां से फाइनल एलिमिनेशन अकर कर हो, जहां से फाइनल एलिमिनेशन हुई है, दैट इज सेम इन बोथ द केसेस। देखो ये यहाँ पे सेम है, ठीक है। तो चाहे न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल आ रहा हो, चाहे नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल आ रहा हो, जो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है जिससे वो जो वीक बेस को निकालता है, वो दोनों के केस में सेम ही बनता है, ठीक है। इसलिए वो जो जनता पढ़ा देती है कि बच्चे वो ये देख लो न्यूक्लियोफाइल और यहाँ से निकाल दो, ठीक है, वो तरीका गलत है, असली में ये हो रहा है, ठीक है। जब न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होगा जैसे ROH है, तो वो अटैक करेगा, जब ये अटैक करेगा तो ऑक्सीजन पे ऑब्वियसली पॉजिटिव आ जाएगा। तो ऑक्सीजन मैंने बताया है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जब भी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो, अगर उसके पास प्रोटॉन होगा तो वो तुरंत उस प्रोटॉन को लूज कर देगा, राइट, और खुद को स्टेबलाइज कर लेगा, जैसे इस भाई ने कर लिया, ठीक है, क्योंकि यार ऑक्सीजन नहीं चाहता पॉजिटिव, ठीक है, फ्लोरीन के बाद वो सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये बन गया भाई, ठीक है। तो ये सिचुएशन है यहाँ पे हमारे पास। तो तुरंत देखो प्रोडक्ट बना देनी है, प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट में तो अब हम
अब हम बोल सकते हैं कि मन ही मन में, भाई चाहे पॉजिटिव हो, सॉरी चाहे नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल हो या फिर न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल हो, मुझे कुछ नहीं करना, मैं तुरंत अपना CH3O माइनस करूंगा और नेगेटिवली चार्ज को सीधे सीधे वहां से रिप्लेस करके अपने प्रोडक्ट लिख लूंगा। वाह भाई, न्यूक्लियोफिलिक एसाइल चैप्टर खत्म हो गया भाई, ये चैप्टर ही है ना। तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे क्या अकर करेगा, यहाँ पे अकर करेगी न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्सटीट्यूशन अकर करेगी, राइट। ये है। अब ये है, अब इस केस में क्या हो रहा है, ऑब्वियसली जब जैसे ही उसने अटैक करा है तो H प्लस लूज होता है, तो H प्लस लूज हो जाएगा। तो यार ये जो एमोनिया है ना, बाकी जगह तो कोई दिक्कत नहीं थी, बाकी कोई बेस नहीं था, अब एमोनिया लेकिन बेस भी है, तो ये जो प्रोटॉन रिलीज हो रहा है, जो हमने कहा था H प्लस लूज हो जाता है अगर न्यूट्रल होगा न्यूक्लियोफाइल, तो ये H प्लस क्या है, ये तो बेस है और ये इससे रिएक्ट करने शुरू हो जाएगा। तो अगर ऐसा होना शुरू हो गया तो ऑब्वियसली न्यूक्लियोफाइल क्या है, खत्म होता जाएगा, और है ना, NH4 प्लस जब बन गया तो ये इट कैन नो लॉन्गर एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, राइट, बिकॉज नाउ नाइट्रोजन हैज पॉजिटिव चार्ज, इट हैज लॉस्ट इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। न्यूक्लियोफाइल की डेफिनेशन क्या होती थी कि न्यूक्लियोफाइल वो होता है जिनके एटम के पास लोन पेयर्स हो, ये नहीं कि जो नेगेटिवली चार्ज हो ना, शेयर करने के लिए लोन पेयर्स होने चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हमने देखा था न्यूक्लियोफाइल जो है वो नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल है, तो इसलिए हम यहाँ पे दो इक्विवेलेंट्स यूज करते हैं जब भी अमोनिया या किसी एक प्राइमरी अमीन को हम यूज करेंगे, ठीक है, इसलिए दो इक्विवेलेंट आते हैं। देखो बच्चों, नेक्स्ट है स्टार्टिंग विद एसिटाइल क्लोराइड, व्हाट न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल वुड यू यूज टू सिंथेसाइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो इन्होंने बोला है कौन सा न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है जिन्हें हम यूज करेंगे, ठीक है। तो प्रॉब्लम 12 है, 3-4 मिनट आप थोड़ा सा सोचें, फिर हम लोग इसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अपना कर कर लें और 4-5 मिनट में मेरे को भेजेंगे। न्यूट्रल है ना, तुरंत दिखना चाहिए। भाई मेरे को ये भी बताना कि देखो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जैसे ए है तो मेरे को ऐसे दिखा देना बाद में, CH3 तो मैं लिखता ही नहीं हूँ, है ना, ये Cl ऐसे लिख दूंगा मैं, है ना, ऐसे दिखा देना सभी ABCDEF तक, है ना, ये मैंने ये दिखा दिया आपको यहाँ 12 पे, ये बोल रहा हूँ। एक सेकंड आ रहा हूँ यार।
तो अब मैं थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ। बी के केस में वही एसआईएल क्लोराइड लिखेंगे और 2NH3 लिखूंगा मैं, क्योंकि जब भी अमोनिया और एमीन होंगे, क्योंकि एक जो इक्विवेलेंट है वो रिएक्ट कर जाएगा H+ से, राइट। सी के केस में ये रहा 3 कार्बन मिथित प्रोप OH प्रोपेनॉल। इस केस में क्या बनेगा, N, इस पे 2 मिथाइल और H, ये यूज होगा। ई वाले केस में क्या यूज होगा, यहां से तोड़ देंगे, साइक्लोहेक्सेनॉल, ये रहा न्यूट्रल न्यूक्लियोटाइड। इस केस में क्या, एफ के केस में क्या यूज होगा, ये भैया एसाइल ग्रुप को एक तरफ रख लो, जो बच गया ग्रुप पैरानाइट्रोफिनॉल, ये है जो कि हम यूज करेंगे एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो इनको जब मैं एसाइल क्लोराइड से इन न्यूक्लियोफाइल्स को ट्रीट करूंगा तो मेरे पास ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट्स हैं ये आ जाएंगे, ठीक है। देखो प्रॉब्लम 14 है, होमवर्क, ठीक है, सॉल्व है होमवर्क। तो इसमें होमवर्क का क्या मतलब हुआ कि जाके इसे देखना है, पढ़ना है, ठीक है, और ये देखना है कि भैया ये आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। ठीक है, ये है। अब नेक्स्ट, ओ एस्टर आ गए, वाह भाई कितनी अच्छी बात है। अब देखो एक एक रिएक्शन कम होता जाएगा, क्यों आ रहे हैं भैया। सबसे पहली चीज तो कि Cl- के साथ तो रिएक्ट ही नहीं कर पाएगा ये, है ना, Cl-, क्योंकि अब एसाइल क्लोराइड अगर तुम सोचो कि यहाँ से बना लो Cl- के साथ, तो वो तो होने से रहा, मतलब अभी अभी हमने देखा हुआ है, राइट, ये नहीं हो पाएगा कभी। OR- है प्लस Cl- है और ये हो जाए, है ना, तो ये तो बनने से रहा, तो एक रिएक्शन कम हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, इससे हम क्या बना रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाते हैं भैया, कितने आराम से बन रहा है भाई, देखो बनेगा ही यार, हमें पता है यार क्या रिएक्शन चलेगा, क्या होगा, है ना, क्लियर है। और इसमें मेरे को पता है इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल और आउटगोइंग दोनों की जो एसिडिटी है वो दोनों की सेम है, इसलिए ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे क्या साइन बना हुआ है, इक्विलिब्रियम साइन बना हुआ है, ठीक है, इसलिए ये इक्विलिब्रियम पे चल रहा है रिएक्शन, ठीक है। इसे हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो वाटर है, हाइड्रो मतलब वाटर, लाइसिस मतलब ब्रेकिंग, जो ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है दैट इज बीइंग डन बाय वाटर, राइट। अल्कोहल अगर ये बॉन्ड तोड़ेगा तो अल्कोहलाइसिस, अल्कोहल लाइसिस बोल देंगे, ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखें, और इसे ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन भी बोल देते हैं। ट्रांस मतलब एक्सचेंज, मतलब समझ रहे हो ना, तो एक एस्टर से दूसरा एस्टर बन रहा है, ठीक है, ध्यान से देखें। बोथ द हाइड्रोलाइसिस एंड ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शंस ऑफ एन एस्टर आर वेरी स्लो रिएक्शंस, ठीक है, क्योंकि भाई ऐसा क्यों है, क्योंकि वो पोर लिविंग ग्रुप होंगे ना, राइट। तो अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इसीलिए हम यहाँ पे एसिड कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, अभी हम थोड़ी देर में फिर से देखेंगे ऐसा क्यों, ठीक है। एमिनोलाइसिस रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ से यहाँ हम एमाइड बना ले रहे हैं एस्टर से, ठीक है। और ध्यान से देखें कि इस पर्टिकुलर केस में हमें 2 मोल नहीं चाहिए, ठीक है। ऐसा क्यों है, क्योंकि लिविंग ग्रुप क्या है, RO- है, वो CH3NH2 से ज्यादा बेसिक है, ठीक है भाई। तो वही प्रोटॉन पकड़ कैच कर लेगा, तो RO- ने ही H को कैच कर लिया, इसलिए हमें यहाँ पे दो इक्विवेलेंट हमने यहाँ पे नहीं यूज करे, ठीक है। क्यों, क्योंकि जैसे ही ये बाहर गया तो CH3 CH2O- बना और इसी ने प्रोटॉन पिक कर लिया और यही CH3 CH2OH बन गया। मतलब इसको CH3NH2 को चांस नहीं मिला उस H+ से रिएक्ट करने का, क्योंकि इससे बड़े स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पे मौजूद थे। जब ये एक्सपेल हुआ है तो ये क्या बना है, CH3 CH2O- बना है, ठीक है। जब वो लिविंग ग्रुप लीव करेगा तो ये बनेगा। अब कंपटीशन H+ के बीच में किससे होगा, ये बेस 1 और इस बेस 2 में। देख ही सकते हो कि कौन सा स्ट्रॉन्गर बेस है, नेगेटिव वाला, है ना, वो प्रोटॉन को पिक कर लेगा, ठीक है। तो एक तो ये सिचुएशन होगी। फिर से बच्चों, ये प्रॉब्लम 15,
कि मिथाइल एसीटेट से स्टार्ट करें, कौन सा न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है जिससे आप ये बनाएंगे, ठीक है। मिथाइल एसीटेट से आपको स्टार्ट करना है, तो इससे, ठीक है। और अब आपको ये सारे कंपाउंड्स बनाने हैं, ठीक है। तो मैंने यार एक करके दे दिया है, ठीक है। ये है यहाँ पे सिचुएशन। अच्छा, अगर आप होमवर्क नहीं करोगे, ठीक है, तब ठीक है यार, अब मैं बार बार एक ही गाना तो नहीं गा पाऊंगा, ठीक है। आज तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा यार, ठीक है। और जिसने सबमिट किया उसे भी पता है, ठीक है, किसने सबमिट किया है, और जनता ने तो, ज्यादा जनता ने तो सबमिट नहीं किया है मेरे को, है ना। मत करो यार, होमवर्क करने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो अब, और यार मान लिया जैसे एक एक पांच पांच पार्ट, एक एक तो करो पहले, मैं तो बोल ही नहीं रहा ना, कम तो करो, स्टार्ट विद लेस, मत करो सारे। बोल रहे हैं 17 में कि भैया मैकेनिज्म लिखो, ठीक है, कोशिश करना, इतना कोई खास ये जरूरी नहीं है, बट ट्राई इफ यू हैव टाइम, है ना, क्योंकि इतना सारा काम हो गया है यार, है ना। सोशल मीडिया से लेके ये सब कौन करेगा अगर हम लोग नहीं करेंगे तो। इसी में थोड़े लगे रहेंगे इनको मैकेनिज्म को लिखने में, ठीक है, बहुत काम है अपने पे। लेकिन जो बाकी है यार वो तो कर ही लेना है ना, ठीक है, तो ये भी काम ही है, अगर वो काम है तो। ओह, मोस्ट रिएक्टिव टू लीस्ट रिएक्टिव, ये एस्टर को लिखना है। तो यार इनके जो लिविंग ग्रुप हैं, है ना, इनके लिविंग ग्रुप्स को देख लो और उनकी एसिडिटी को कंपेयर कर। तो अगर इस केस में जो लिविंग ग्रुप है वो सिंपल फिनॉल है, इस केस में पैरानाइट्रोफिनॉल है, इस केस में एक ऐसा फिनॉल है जिसमें OCH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, तो एसिडिटी कम कर देता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। यहाँ पे NO2 लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये एसिडिटी बढ़ा देता है एज कम्पेयर टू यहाँ पे जहाँ पे He लगा हुआ है, ठीक है। और ये भी हमने डिस्कस करा था, ठीक है। नहीं याद है तो कोई बात नहीं, ठीक है, जाके पीछे देखोगे, पढ़ाई है ना करोगे तो आपको आ जाएगा समझ। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से एसिडिटी अगर इंक्रीज होती है तो इसका क्या मतलब हो गया यार। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से एसिडिटी इंक्रीज हो रही है, तो यानी ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, ठीक है। NO2 पैरानाइट्रोफिन स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हो गया, तो यानी ये वीकेस्ट बेस है, वीकेस्ट बेस आर द बेस्ट लिविंग ग्रुप। तो ये अगर मैं इसको A बोल दूं, इसको B बोल दूं, इसको C बोल दूं, तो सबसे पहला नंबर आ गया B का। जो सी है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, एसिडिटी को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, ठीक है भाई। एसिडिटी है ना, वीक एसिड हो जाएगा, सबसे वीक एसिड कौन सा होगा, सी। तो देखो सबसे लीस्ट रिएक्टिव हो गया सी, ठीक है, और वो बच गया बी में। तो ये ऑर्डर हो गया, ठीक है। अब कौन सा एस्टर हाइड्रोलाइज करेगा मोर रैपिडली, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, दोनों के स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाने के बाद आप लिविंग ग्रुप देखेंगे, और लिविंग ग्रुप को एसिड बना लेंगे। जैसे मैंने इसमें क्या किया, जैसे मेरे को ये गिवन था, ये बी वाला, ये ABC, तो देखो मैंने बी को, असाइल ग्रुप को लोकेट करो पहले तो यार, है ना, ये सब में असाइल ग्रुप है। तो फिर आपको पता चल गया जेड कौन सा है ना। तो जो लिविंग ग्रुप है, तो यानी मैं बीच वाले का बता रहा हूँ, बी का, तो मैंने ऐसे करके, तो मेरे को पता है O- लीव करेगा, राइट, NO2 O-, और मैंने उसे तुरंत प्रोटॉन दे दिया। तो यानी मैं इस एसिड की एसिडिटी को कंपेयर कर रहा हूँ, H ज्यादा ही दूर बना दिया मैंने, ये, ठीक है। तो मुझे इस एसिड की एसिडिटी को कंपेयर करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 19 प्रॉब्लम में ऐसा ही कर लेंगे, यहाँ पे ये बनाएंगे और उसके बाद ये कर लेंगे। नेक्स्ट, एसिड कैटालाइज्ड एस्टर हाइड्रोलाइसिस एंड ट्रांसएस्टरिफिकेशन, ये सब कुछ एसिड कैटालाइज हो रहा है बच्चों, ये जो है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ये तुम्हारे जो मास्टर है ना उनको भी नहीं पता होगा, ठीक है, ये, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि अगर एक रिएक्शन एसिडिक सॉल्यूशन में चल रहा है, तो या तो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज वहां पे एग्जिस्ट करेंगी या न्यूट्रल एट बेस्ट। नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज कभी भी एसिडिक सॉल्यूशंस में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। नेगेटिवली चार्ज मतलब, अब आप बोल सकते हो कि सर एसिडिक सॉल्यूशन है, H+Cl- है, तो वहां तो Cl- एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो यार
ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोलना चाहेंगे, Cl माइनस इज एन एक्सट्रीमली वीक बेस, राइट। ठीक है, तो वो तो केटायन एनायन की तरह एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जब भी आप इंटरमीडिएट बनाएंगे, ठीक है, या प्रोडक्ट्स होंगे या रिएक्टेंट होंगे, वो सारे के सारे क्या होंगे, वो या एट बेस्ट न्यूट्रल हो सकते हैं, नेगेटिवली चार्ज एसिडिक एनवायरनमेंट में कभी नहीं होंगे। सिमिलरली अगर बेसिक सॉल्यूशन है तो उसमें कभी भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज नहीं बनेंगे, ठीक है। बेसिक सॉल्यूशन का मतलब है नेगेटिवली चार्ज एनवायरनमेंट है, वहां पे कभी भी पॉजिटिवली चार्ज सॉल्यूशन नहीं बनेगा। अब देखो, एस्टर का हाइड्रोलाइसिस किया जा रहा है, ठीक है। अभी अभी हमने बात करी है, क्योंकि यार ये भी कोई बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं है, क्योंकि इस केस में अगर मैं कंपेयर करूं तो मेरे पास जो लीविंग ग्रुप है ये, ठीक है, इसका एसिड है ये, और इसका पीके है लगभग 16। तो दिस इज ऑल्सो वेरी 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 पुअर एसिड, है ना। भाई वाटर का पीके 15.7 है, अब वाटर को हम एसिडिक थोड़े बोलते हैं, एसिड थोड़े पी रहे हैं हम, है ना, सुबह उठ के, ठीक है। सो इट इज एक्चुअली न्यूट्रल। तो यार हमें तो एक बढ़िया से वो चाहिए होता था लिविंग ग्रुप, राइट। तो इसलिए हम H प्लस को यूज करते हैं कैटलिस्ट की तरह, ठीक है। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप ध्यान से देखो, प्रोटोनेशन नीचे वाले ऑक्सीजन पे नहीं हुआ है। जब आपसे ये बोल पूछा जाएगा वहां पे कि भैया ये जो रिएक्शन चला, इसमें किसका प्रोटोनेशन करवाओगे, ठीक है, क्योंकि लोन पेयर तो दोनों के पास ही है, OCH3, इसके पास भी लोन पेयर, इससे क्यों नहीं प्रोटोनेशन करा दिया, ऊपर वाले से क्यों कराया। फिर से वही है ना, जो हमने रेजोनेंस करा था और उसमें क्वेश्चंस करे थे, अगर आप इसका रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर बनाओगे तो इस वाले पे O माइनस आएगा और नीचे वाले ऑक्सीजन पे इनफैक्ट क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसलिए टॉप वाला ऑक्सीजन जो कार्बोनिल ऑक्सीजन होता है वही प्रोटोनेट होता है। कौन सा ऑक्सीजन प्रोटोनेट होता है, कार्बोनिल ऑक्सीजन ही प्रोटोनेट होगा। इस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए हैं, ठीक है, मैं हर बार लोगों को इसी में फंसाता रहता था, ठीक है, कि कौन सा प्रोटोनेट होगा। तो याद रखना बच्चों कि फर्स्ट स्टेप में कौन सा प्रोटोनेशन हो रहा है, ठीक है। अब देखो, सिर्फ ऐसे मैकेनिज्म देख लो, ये फिर से वही बता दिए कि दोनों ऑक्सीजन में कौन सा प्रोटोनेट होएगा, वही जिसपे नेगेटिव है, और वो कौन सा ऑक्सीजन है असली में, कार्बोनिल ऑक्सीजन है, राइट। इट इज नॉट द OR ग्रुप वाला ऑक्सीजन प्रोटोनेट नहीं होगा। अब इन्होंने मैकेनिज्म बताया एसिड कैटालाइज एस्टर हाइड्रोलाइसिस के लिए। तो बच्चों देखो, फर्स्ट स्टेप में क्या, प्रोटोनेशन अकर करी, प्रोटोनेशन के बाद देखो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ है, प्रोटोनेशन अकर करी, ये रिप्रोटोनेशन, राइट, मैं यहाँ पे ग्रीन यूज कर रहा हूँ। तो प्रोटोनेशन अकर कर गई और टॉप वाले पे अकर करी, ठीक है भाई, स्टेप की बात हो रही है, ठीक है, आ गया मुझे समझ में। अब क्या हुआ, जैसे प्रोटोनेशन अकर होगी, प्रोटोनेशन से हुआ क्या, अरे बाप रे, जब ये ऑक्सीजन पॉजिटिव हो गया तो इसने और जोर जोर से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया, और ये जो कार्बन है इस पे पॉजिटिव चार्ज और बढ़ गया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, भाई अच्छी बात हुई है तो, है ना, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अब और आराम से आ पाएगा, ठीक है, अच्छे से रिएक्शन करेगा। न्यूक्लियोफाइल हमने कहा है चाहे न्यूट्रल हो चाहे नेगेटिवली चार्ज हो, यहाँ पे तो नेगेटिवली चार्ज हो ही नहीं पाएगा न्यूक्लियोफाइल, राइट, क्योंकि एसिडिक एनवायरनमेंट है। तो हम न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल को लेके आए हैं, मैं H2O को लेके आया, H2O ने जैसे ही इस पे अटैक किया, ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बना। हमने बार बार ही बोला जब न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो एक एडिशनल स्टेप कौन सा ऐड हो जाएगा, वो H प्लस बेचारा लूज करेगा, ठीक है। अभी अभी मैंने ये बताया कि चाहे न्यूट्रल हो या नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल हो, क्या होता है जब न्यूट्रल वाला अटैक करेगा तो उसमें बस एक एडिशनल स्टेप ये ऐड हो जाएगा कि यहाँ से प्रोटॉन वो अपना लूज कर देगा। तो यहाँ तक बन गया टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। अब बच्चों, मुझे पता है यार, जब मुझे प्रोडक्ट बनाना है तो OCH3 को बाहर निकालना है, तो ये सब इक्विलिब्रियम में चल रहा है पहली बात तो, क्योंकि जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है और जो आउटगोइंग है, वो दोनों की बेसिसिटी क्या है, सिमिलर है। क्यों, क्योंकि उनके जो कॉन्जुगेट एसिड है, एक केस में हम वाटर को कंसिडर कर रहा हूं मैं, और एक केस में किसको कंसिडर कर रहा हूँ, अल्कोहल को। इस स्पेसिफिक केस में हम किसको कर रहे हैं, मेथनॉल को कंसिडर कर रहे हैं, राइट, ठीक है। तो ये बन गया। अब क्या है, अब देखो, डायरेक्ट नहीं ऐसे हो रहा है, अब वो प्रोटॉन एक्सचेंज हो रहा है फिर से, यानी फिर से इस ऑक्सीजन पे जा रहा है। मानो इस ऑक्सीजन पे जा रहा है, ठीक है।
क्यों क्यों ऐसा हो रहा है यार? क्योंकि हमने ना एसिड को हम इसीलिए यूज कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही ये प्रोटोनेट हो जाएगा लीविंग ग्रुप, नाउ इट विल बिकम अ वेरी वेरी नाइस लीविंग ग्रुप। अब देखो यहाँ पे ये लीविंग ग्रुप है, लीविंग ग्रुप क्या है? CH3OH, ये लिविंग ग्रुप है। तो इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या हुआ? CH3OH2 प्लस। अरे वाह रे वाह, पीके लेस देन 0। तो इसलिए ऐसा हुआ कि अब ये बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया है। और अब ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर, जबकि ये नेगेटिव भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है, O- होता था, यहाँ पे एसिड एनवायरनमेंट है तो O- तो हो नहीं पाएगा, OH है। तो ये न्यूट्रल, ये लोन पेयर ने इसे धकेल के निकाल दिया। ऐसा क्यों कर पाया? क्योंकि इस पर्टिकुलर केस में ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि ये लिविंग ग्रुप जो है ना, प्रोटोनेशन की वजह से ये बहुत ही बढ़िया लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो अब आप बोल सकते हो कि अरे सर, ये ऊपर वाला क्यों नहीं प्रोटोनेट हुआ, नीचे वाला ही क्यों प्रोटोनेट हो गया, या OCH3 को ही क्यों आपने प्रोटोनेट किया? ठीक है, OH को क्यों नहीं प्रोटोनेट किया? OH को प्रोटोनेट कर लो यार, ये लो, तो ऊपर वाला बन जाएगा। तो सब कुछ इक्विलिब्रियम में चल रहा है, लेकिन अब मुझे प्रोडक्ट बनाना है तो मुझे पता है OCH3 को ही निकलना है ना। तो OH को प्रोटोनेट हो गया तो फिर से ये बन गया। तो ऐसे चलता रह रहा है इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम। तो जब OCH3 प्रोटोनेट हो जाएगा तो फाइनली ये यहाँ से एक्सपेल हो जाएगा। ठीक है, ये हटा दो इसके यहाँ से। और जब ये बनेगा तो ये बाहर हो गया। और जब ये देखो ऑक्सीजन यहाँ, इस कर्व्ड एरो का क्या मतलब है? ठीक है, इसलिए सिखाए थे ये कर्व्ड एरो, ठीक है, इसलिए नहीं सिखाए थे कि, है ना, कि मेरी बेटी के दहेज में देने हैं मुझे। ये रे, ये यहाँ से निकला। तो अब बच्चों यहाँ पे बन गया ये O डबल बॉन्ड, और O पे पॉजिटिव आ गया। ठीक है, फिर से मेरा वही गाना जो मैं बार बार ही गाता रहता हूँ कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा या नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अगर उनके पास हाइड्रोजन हुआ, तो immediately they will lose that proton to stabilize themselves, and finally we have obtained the carboxylic acid। ठीक है, तो प्रोडक्ट लिखने में तो यार देखो कोई दिक्कत ही नहीं थी। ठीक है, प्रोडक्ट तो हम वैसे ही डायरेक्टली लिखते थे, लेकिन बट दीज थिंग्स हैव अ लॉट ऑफ इम्प्लीकेशंस। ठीक है, फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया है। ये देखो, पे अटेंशन टू द 3 टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट्स दैट अकर इन दिस मैकेनिज्म। ठीक है, प्रोटोनेटेड टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट 1, न्यूट्रल टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट 2, एंड protonated tetrahedral intermediate 3. This pattern is repeated in many more acid catalyzed reaction। इंडिया में कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इंडिया में आप H प्लस लिख देते हो और H2O लिख देते हैं, भैया इतना ही बहुत है, इतना ही कर लेना, ठीक है, तो बहुत है। क्योंकि हमें कौन सा कुछ बनाना है यार, है ना, हमें कुछ नहीं बनाना है, यहाँ पे टेंशन की बात है नहीं। तो ये है जो हमने करा है आज। ठीक है, अब जब ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम को हम अफेक्ट कर पाते थे। एक वो आए थे ली शैटलियर, है ना, ली शैटलियर। ठीक है, ली शैटलियर प्रिंसिपल होता था। तो ली शैटलियर प्रिंसिपल ये कहता था कि यार जब भी आप एक ऐसा स्ट्रेस दोगे, है ना, और ये करोगे वो करोगे, तो यार अगर मैंने वाटर एक्सेस में ले लिया, है ना, तो इक्विलिब्रियम को आई विल बी एबल टू ड्राइव ऑन द राइट साइड, है ना, क्योंकि रिएक्टेंट को मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, तो राइट हैंड साइड पे ली शैटलर प्रिंसिपल के हिसाब से वो ड्राइव हो जाएगा। तो जैसे जैसे और कार्बोक्सिलिक एसिड मेरा बनता जा रहा है, अगर मैं उसे कलेक्ट भी करता जाऊंगा, यानी उसकी कॉन्सेंट्रेशन को कम भी करता जाऊंगा, कलेक्ट करता जा रहा हूँ, तो वैसे वैसे वो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलता जाएगा। ठीक है, ये इन्होंने यही बोला हो कि द रिएक्शन कैन ऑल्सो बी ड्रिवन टू द राइट बाय डिस्टिलिंग ऑफ द अल्कोहल एज इट इज फाउंड। और उन्होंने कहा इसको कार्बोक्सिलिक एसिड के बजाय आप ये चाहो तो मेथनॉल को ही डिस्टिल कर लो, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट तो, ठीक है, ये डिस्टिल्ड है, ठीक है, हीट कर दोगे 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट अभी अभी हमने देखा है अल्कोहल का, ठीक है, स्लाइटली लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर दोगे तो वो वाटर वेपर बन जाएगा, और वो एस्केप होता रहेगा। जब वो एस्केप होता रहेगा तो ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम राइट की तरफ चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका है कि आप लैब में, ये लैब वाले लोगों के लिए है ना, क्योंकि भाई प्रोडक्ट को भी तो आइसोलेट करना है, ठीक है, और वो आप हमेशा यही चाहोगे कि आपको मैक्सिमम प्रोडक्ट मिले, राइट। तो ये है सिचुएशन। ठीक है भाई, और ठीक है, ट्राई
करना है इसको होमवर्क, ठीक है। ठीक है, आज के लिए हम यहीं तक छोड़ रहे हैं। फिर उसके बाद है हाउ एन एसिड इंक्रीज द रेट ऑफ एस्टर हाइड्रोलाइसिस। ऑब्वियसली यार देखो, एसिड कैसे इंक्रीज करेगा, देखो मैंने बोला है कि प्रोटोनेशन के बाद दिस कार्बन इज मोर ससेप्टेबल टू एडिशन ऑफ अ न्यूक्लियोफाइल, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ गया और जोर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, कार्बन पे डेल्टा प्लस और बढ़ जाएगा, एज कंपेयर टू द राइट हैंड साइड जहां पे प्रोटोनेशन अकर नहीं करा है, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन नहीं अकर करा है। तो इसको ऐसी कोई जल्दी नहीं है, ठीक है, लेकिन ये जो है भाई इसको बहुत जल्दी है, ये कह रहा है भैया मेरे को अपने इलेक्ट्रॉन वापस चाहिए, यहाँ पे डेल्टा प्लस और इंटेंसिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये है सिचुएशन। और तो एक तो इनिशियल अटैक को ही ये बहुत ही फैसिलिटेट कर दे रहा है H+, कि इनिशियल इनकमिंग ऑफ द न्यूक्लियोफाइल को ही बहुत आराम से फैसिलिटेट कर दे रहा है। वो तुरंत बोल दे रहा है कि भैया ये लो, ठीक है। और साथ में अब वो बोल रहे हैं कि और उसके बाद और कैसे फैसिलिटेट कर रहा है, जब टेट्राहाइड्रल इंटरमीडिएट बन जा रहा है तब इट इज एबल टू प्रोटोनेट, इट इज प्रोटोनेटिंग द लीविंग ग्रुप, है ना, लीविंग ग्रुप इस केस में ये प्रोटोनेटेड है ना, तो ये आराम से निकलेगा क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है, एज कंपेयर टू जब हम एसिड यूज नहीं कर रहे हैं, जब एसिड कैटालाइज नहीं है, ठीक है। लिविंग ग्रुप इन एन अनकैटालाइज्ड एस्टर हाइड्रोलाइसिस विल बी दिस ग्रुप, राइट, इट डज नॉट हैव एनीथिंग, राइट। और ये है, तो फाइनली हमारे पास ये सिचुएशन हो गई है, ठीक है। सो दिस इज हाउ H प्लस इज गोइंग टू इंक्रीज द रेट ऑफ द, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस। तो ये है भाई, एस्टर हाइड्रोलाइसिस में रेट को ऐसे इंक्रीज कर रहा है H प्लस, प्रोटोनेशन के कारण वो इनिशियल अटैक को भी फैसिलिटेट कर रहा है, इजी बना दे रहा है, और फिर लीविंग ग्रुप को प्रोटोनेट करके लीविंग ग्रुप भी जो है उसे बाहर निकाल दे रहा है, ठीक है भाई। ऑल राइट, ठीक है, ये लेक्चर को अपलोड कर देंगे, यू कैन रिवाइज इट, ठीक है। और थोड़ा टाइम मिले तो यार होमवर्क कर लेना, ना तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। लाइफ में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने होमवर्क नहीं किया है, लेकिन वो बहुत ऊंचे ऊंचे मकाम पे पहुंचे हुए हैं, हमेशा याद रखना, ठीक है। बाकी कर लो तो अच्छा है यार, ठीक है, इट्स मोर अबाउट डेवलपिंग अ वर्क एथिक रादर देन एनीथिंग। तो लेक्चर में कभी और सुनाऊंगा यार आप लोगों को, ठीक है। चलो बच्चों, ठीक है, टेक केयर, आई विल बी एक्सपेक्टिंग होमवर्क, ठीक है। कुछ बच्चों ने लास्ट टाइम करा है, बहुत ही बढ़िया, शाबाश, ठीक है ना अदिति, बहुत ही बढ़िया। चलो बच्चे, बाय। ओके, गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू सर। त्रिशा, होमवर्क।